नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए देवभूमि समाचार की शुरुआत कर लेते हैं। कोटाबाग में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम घोड़ा लाइब्रेरी के तत्वाधान में होने वाले पहाड़ पश्याण महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कालाडूंगी पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोटाबाग में ये पहला दौरा होने वाला है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी उत्साह है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अपने इस पहले दौरे में कोटाबाग की जनता को कौन सी नई सौगात देते हैं। वहीं कालाडूंगी कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। हम खड़े हैं कालाडूंगी के विकासखंड कोटाबाग के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां पर 2 दिवसीय घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें कल समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पर शिरकत करेंगे। और उनके कार्यक्रम प्रथम बार आगमन को लेकर क्षेत्रीय जनता कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देखने वाली बात यह है कि क्या सौगात और क्या घोषणा मुख्यमंत्री जी यहाँ पर क्षेत्र के लिए करके जाते हैं। और घोड़ा लाइब्रेरी के बारे में आपको बताते हुए चलें कि कोटाबाग के दूरदस्त क्षेत्र जहाँ पर कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ अपने क्षेत्रीय परिषद के जो फाउंडर है शुभम बदायूं द्वारा एक शुरुआत की गई, जिसमें घोड़े में किताबें ले आकर घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। ये उस समय प्रदेश और देश में लोगों के सामने ये मामला, ये चीजें आई जब मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका जिक्र किया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति थी। और इसे लेकर जो है यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे जो है कार्यक्रमों का भी उत्साह भी है। और कालाडूंगी से न्यूज इंडिया के लिए मैं मनोज सिंह। तो वहीं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्राधिकरण लागू किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालाडूंगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले को गरीब किसानों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दीप सती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू करके गरीब किसानों और ग्रामीणों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ लगातार संघर्ष करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्राधिकरण के विरोध में शामिल होना चाहते हैं, वे कल बैल पड़ाव में एकत्रित हो। वहीं कांग्रेस नेता नीरज तिवारी ने कहा कि पूर्व में उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों से प्राधिकरण हटाया था, लेकिन बाद में इसे दोबारा लागू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण जनता जो है वो परेशान हो रही है और उनके अंदर भारी रोष है। आरोप ये भी लगाया गया कि सरकार के इस फैसले से किसानों और आम ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राधिकरण नहीं हटाया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं इन्होंने, क्योंकि ये बैलपड़ाव में स्वयं निवास करते हैं, इन्होंने विरोध किया जैसे शासनादेश आया प्राधिकरण को लेकर। लेकिन ऊपर संबंधित उच्च नेताओं द्वारा और अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम इस प्राधिकरण हटा देंगे, लेकिन लंबा अंतराल होने के बावजूद भी प्राधिकरण नहीं हटाया गया, जो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। अभी दीप सती जी द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्द में बोला गया कि ग्रामीण परिवेश में प्राधिकरण की आवश्यकता क्या है। केवल मतलब शोषण करेंगे आप ग्रामीण जनता का। हर छोटी सी गौशाला बनाने से लेकर अन्य जो मीन्स कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और कितनी सारी जटिलताएं हैं। और जो जटिलताएं भविष्य में आ सकती हैं, हम डरे हुए हैं, क्योंकि जहां भी प्राधिकरण आया है वहां बहुत बुरी स्थिति है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, कल मुख्यमंत्री जी कोटाबाग आ रहे हैं, तो हम सब लोग एकत्र होंगे। कल कोटाबाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे इस पूरी कालाडूंगी विधानसभा में प्राधिकरण लागू किया गया है। ये पूरा क्षेत्र छोटे छोटे काश्तकारों का, छोटे छोटे किसान यहाँ पर रहते हैं और प्राधिकरण यहाँ पर कहीं भी उसका मुझे लगता नहीं, औचित्य लगता है। निश्चित रूप से कहीं कॉमर्शियल कोई चीज ऐसे बन रही है, उसमें प्राधिकरण का अगर वो लागू हो तो ठीक है। अगर भाई यहाँ पूरा किसानों का ही क्षेत्र है और इस जगह प्राधिकरण का लागू होना बिल्कुल तर्कसंगत कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां एसएसपी देवेंद्र पीचा ने सारे थाना चौकी प्रभारी, निरीक्षक और यातायात प्रभारी इंटरसेप्टर को
31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सभी दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कस्बों, बाजारों और पर्यटन के जितने भी वहां पर स्थल हैं, वहां आसपास पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में ड्यूटियां लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि होटल, ढाबे, रिजॉर्ट चेकिंग, अराजक तत्वों और हुड़दंगाइयों पर, साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ रैश ड्राइविंग और इसी के साथ कई ऐसे बदमाश जो कि भीड़भाड़ वाले इलाके में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिले के कोतवाल और थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में सघन चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। हमारा जो ये जनपद है वो पर्यटन प्रधान है। इसमें काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। नए साल में मेरा मानना अल्मोड़ा, रानीखेत, यहाँ तक कि मोहान, मरचूला, दनिया, इस तरफ में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा सभी थानों की अभी वीसी लेके उनको भी बताया गया था कि जो सिक्योरिटी की है प्रॉपर व्यवस्था रखनी है उसमें। साथ साथ में कोई लोग हुड़दंग ना करे, उसको लेके जहाँ जहाँ पिकेट हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं वो करेंगे। मुख्य ध्यान मेरा मानना है कि हमें अल्मोड़ा पे रखना पड़ेगा, अल्मोड़ा पे रखेंगे भी, और साथ साथ में रानीखेत में और जो हमारे मरचूला का एरिया है जहाँ पर रिजॉर्ट वगैरह है वहाँ पर हम लोग मेन रूप से ध्यान रखेंगे। तो वहीं बागेश्वर में पहाड़ में बढ़ते मानव और वन जीव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने हर महीने के आखिरी शनिवार को विशेष जन सुनवाई आयोजित करने की तैयारी की है, जहां मानव और वन जीव संघर्ष पर वन विभाग की पहल पर परेशान ग्रामीण की फरियाद सुनी गई और ये पहल मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद की गई है ताकि आम लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके और वन के साथ साथ वहां जो लोग रह रहे हैं यानी कि वन जीव और जो मानव वहां रह रहे हैं उनके बीच समन्वय को मजबूत किया जा सके। बागेश्वर में शुरू हुई जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जंगली सुअरों से सबसे ज्यादा परेशान होने की बात रखी। इस पर डीएफओ ने वन सीमा के बाहर सुअरों को मारने की नियम के तहत अनुमति देने की बात कही, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। यहाँ पे वन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड और उससे वन विभाग से जुड़े हुए और भी डिपार्टमेंट जैसे हो गया, उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप आके इन सभाओं प्रभाग दिवस के माध्यम से अपना उस प्रॉब्लम को निराकरण कराने का प्रयास करें। तो हम लोग ये हमारे डिपार्टमेंट का एक पहल है कि लोगों के पास सरकार जो है जनता के पास जाके उनका काम करे, उसी के सापेक्ष में यह एक पहल है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वन विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसका नियमानुसार निराकरण करें। तो बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। लक्सर फायरिंग केस में घायल बदमाश विनय त्यागी की मौत हो गई है, जहां एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से एम्स परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है और पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। वहीं मामले को लेकर पुलिस सतर्क है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं मौत के बाद से परिजनों के बयान भी सामने आए। बहन तन्वी भारद्वाज और प्रवीण त्यागी ने मीडिया से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है सुनिए। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सबकी सुरक्षा चाहिए और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ कहना भी नहीं है। जो कुछ कहना था मैंने, जो कुछ भी उन लोगों ने मुझे बताया, जो भी मेरी उसने बताया विनय की वाइफ ने, जो भी कुछ है वो मैं सब मीडिया को बता चुकी हूँ। जिस तरीके से ये पुलिस अभिरक्षा में इनके ऊपर फायरिंग हुई है और पुलिस के पास वेपन्स भी थे, पुलिस ने उनका इस्तेमाल ना करके, हमें नहीं लगता कि ये इसमें प्रशासन की मिलीभगत। हम इसमें जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये हत्या है और इसमें हम तो सीधा शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और उस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। कल हमारे त्यागी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज के आ रखे थे, उनकी लड़की को भी उनसे मिलने नहीं जाने दिया जा रहा था और जिस तरीके से एसएसपी हरिद्वार ने उनके तो इससे साफ साबित होता है कि यह जानबूझकर इनकाउंटर ना दिखाया गया और मिलजुल कर पुलिस की मिलीभगत से यह हत्या की गई। तो वहीं मसूरी विंटरलाइन कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या यानी कि लोक संस्कृति, सुरों और परंपराओं का एक संगम बना, जिसको देखने के लिए दर्शक वहां पर भारी संख्या में पहुंचे और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नगर टाउन
हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन में उत्तराखंड, जौनसार, बावर, जौनपुर और हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति एक ही मंच पर नजर आई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध गायक अफजल मंगलोरी की संगीतमय प्रस्तुति से हुई, जिनकी मधुर गायकी ने पूरे माहौल को भावनात्मक रंग में रंग दिया। जिसके बाद से जौनपुरी जौनसारी नाइट और उत्तराखंडी म्यूजिकल नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड की लोक संगीत परंपरा के दिग्गज कलाकार मीना राणा, गजेंद्र राणा और सौरभ मैठार की प्रस्तुति पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में उत्तराखंड की कोकिला मीना राणा और संजय कुमोला के साथ साथ रेशमा शाह की दमदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों को लोक संगीत की जड़ों से जोड़े रखा। जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया है। तो मैं मीरा सकलानी जी सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। गजेंद्र राणा होंगे और सौरभ मैठारी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं। तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे। तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्टेज शो हमारे गाँव का मंच मिल गया। और समझो वो तो वहीं पछवादून क्षेत्र के 28 गांव हो या फिर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के 1 दर्जन से ज्यादा गांव, इन इलाकों की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी में बीते कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अवैध घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर बसावट के आरोप के बीच अब जिला प्रशासन पिछले 5 सालों में आए लोगों का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हलचल है। एक खास रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, देखिए। देहरादून का पछवादून क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है, ये इलाका बीते कुछ सालों से अवैध घुसपैठ और तेजी से हुई बसावट को लेकर चर्चा में आ गया है। सिर्फ पछवादून ही नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में मुसलमानों को बसाया जाए और ये धार्मिक आक्रमण है, ध्यान रखना इस बात का। और जनता को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों का देवभूमि पर धार्मिक आक्रमण शुरू हो चुका है और उसका पहला जो क्षेत्र है वह है डेमोग्राफी को बदलना, अपनी जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में स्थापित करना। और जो हो रहा है, देखिए हमारे पछवादून में कई गांव थे। न्यूज इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि पछवादून और जौनसार बावर के करीब 42 गांवों की सामाजिक संरचना पूरी तरह से बदल चुकी है। कई गांवों में आबादी का संतुलन बिगड़ चुका है, जिसको लेकर अब स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन चिंता जता रहे हैं। पछवादून और जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में बीते कुछ सालों में आबादी के स्वरूप में बड़े बदलाव सामने आए हैं। 40 से ज्यादा गांव में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर जहां अलग अलग संगठनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, तो वहीं अब जिला प्रशासन ने पिछले 5 सालों में हुई अवैध घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर बसावट की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रशासन और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले का डाटा तैयार कर रही हैं ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये बदलाव स्वाभाविक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया है। उनका कहना है कि इससे न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो रही है, बल्कि जनजातीय इलाकों की संवेदनशीलता भी खतरे में पड़ रही है। पछवादून के अंदर डेमोग्राफी बदलाव अपने आप में एक बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है। लगभग पछवादून क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र के 28 गांव और हमारे पहाड़ी जो जौनसार वाला क्षेत्र है इसके 14 गांव, टोटल 42 गांव इस्लामिक जिहाद डेमोग्राफी के जिहाद के जड़ में आ चुके हैं।
वहीं अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पचवादून के स्थायी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि बाहरी लोगों की आमद बढ़ी है। हालांकि डेमोग्राफिक चेंज के सवाल पर उनका मत अलग है। इतना वक्त गुजर रहा है, चारों तरफ तो ये ऐसा हो ही रहा, सिर्फ खाली यहाँ हमारे उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा, ये सारे प्रदेशों में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है और इस पे निरंतर का मामला है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में इस पे कानून बने हैं, तो उस पर नियंत्रण तो आज तक नहीं हो सका कहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पिछले 5 सालों में हुई बसावट, सरकारी जमीनों पर कब्जे और बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर प्रशासन डेटा तैयार कर रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। ये जो बाहरी राज्यों से पचवादून क्षेत्र में लोग आ रहे हैं और बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कुछ अभिलेख प्राप्त करने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। उसके बाद से प्रशासन के द्वारा जो पिछले 5 साल में जो उच्च स्तर से निर्देश मिले थे, उसके बाद पिछले 5 सालों में जो हमारे प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं, उनकी जांच की जा रही है। जिला प्रशासन का तैयार किया जा रहा ये डेटा आने वाले समय में कई बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहा है। माना जा रहा है कि अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल लोगों पर जल्द सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पचवादून और जौनसार बाबर की बदली हुई तस्वीर प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। खेल महाकुंभ के तहत युवा कल्याण विभाग ने न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन शुरू किया, जहां बेरीनाग के न्याय पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। न्याय पंचायत लोहाथल की GIC कारकी नगर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें एथलीट, खो खो, कबड्डी सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि और मेडल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। यहाँ कारकी नगर में हमने कबड्डी हमारी टीम ने कबड्डी में प्रतिभाग किया और हमने प्रथम स्थान पाया। इसमें हम जब इसमें प्रतिभाग किया और प्रथम स्थान पाया, हमें नगद इनाम, पैसा और मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला और हमें इसमें प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हर प्रतिवर्ष यह खेल महाकुंभ आयोजन किया जाए। हमने यहाँ प्रतिभाग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और ऐसी प्रतियोगिता हमेशा होनी चाहिए। मुझे इस पे नगद इनाम मिला और आगे चलकर ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है आगे जाने के लिए। प्रतियोगिताएं निरंतर चलती रहनी चाहिए ताकि जीवन का प्रवाह और खेलों का प्रवाह इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। प्रतियोगिताएं निरंतर चलती रहनी चाहिए ताकि जीवन का प्रवाह और खेलों का प्रवाह इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। तो वहीं नए साल को लेकर बाजार चौकी खटीमा में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र शाह ने बैठक की। खटीमा के व्यापारी और साथ साथ होटल व्यवसायियों के साथ ये बैठक ली गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक ने निर्देशित किया है कि 31 यानी कि 31 दिसंबर के दिन होटल मालिक होटल में सीमित लोगों को ही बुलाएंगे और अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। आपको याद होगा कि गोवा में एक अग्निकांड होता है, जिसके बाद से लोगों में अब हलचल तेज हो गई है। इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं ताकि तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा सके और होटल में किसी प्रकार का नशा नहीं दिया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर को पुलिस प्रशासन ने हिदायत दी है कि इस दिन किसी भी प्रकार के हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके की कोई बात सामने आई तो हुड़दंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर SSI ललित रावल और बाजार चौक के इंचार्ज जीवन सिंह चुफाल मौजूद रहे। स्थानीय व्यापारियों, होटल रिजॉर्ट मालिकों को ये आगामी 31 और नववर्ष को देखते हुए एक बैठक ली गई है, जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों को बताया गया है। जिसमें अपने जो होटल रिजॉर्ट में जो ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें लिमिटेड लोगों को इन्विटेशन देने, अग्निशमन यंत्रों का जो है वहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन करने और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो तो उसमें जो है पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया है। तो वहीं
हरिद्वार में ऑपरेशन काल नेमी के तहत पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और शोषण करने वाले ढोंगियों पर कड़ा प्रहार किया गया। आपको बता दें, पुलिस ने पूरे जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। अलग अलग पुलिस टीमों ने एक साथ कई क्षेत्रों में कार्रवाई की और कुल मिलाकर 105 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं धार्मिक विश्वास का फायदा उठाकर आमजनों को गुमराह करने का इन पर आरोप लगा है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने निर्देश दिया कि ये जो ढोंगी बाबा हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। क्राइम मीटिंग में दिए गए सख्त आदेशों के बाद तेज कार्रवाई की गई। अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये खबर ऋषिकेश से, जहां ऋषिकेश में आरोपी विनय त्यागी के शव को लेकर परिजन उत्तराखंड पुलिस के साथ अस्पताल से रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि इलाज के दौरान विनय त्यागी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। वहीं मौत के बाद से पुलिस ने नियमानुसार पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव को पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा है। विनय त्यागी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर है और माहौल संवेदनशील बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे। बेरीनाग व्यापार संघ चुनाव में राजेश रावत लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद जीत चुके हैं, जहां बेरीनाग व्यापार संघ चुनाव में 540 व्यापारियों ने भाग लिया था। अध्यक्ष पद पर राजेश रावत को 335 वोट और विनोद पाठक को 189 वोट मिले थे। राजेश रावत राजेश रावत 156 वोटों से चुनाव जीत गए। वहीं कोषाध्यक्ष पद गणेश रावल 54 वोटों से जीत हासिल करते हैं। उपाध्यक्ष कमल खाती, महिला उपाध्यक्ष पायल खंपा, महासचिव अमित सस्ते और उप सचिव भगवान कार्की निर्विरोध चुने गए थे। चुनाव अधिकारियों ने सभी विजेता पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं बेरीनाग नगर में समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर व्यापारियों का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं समस्त व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने शांतिपूर्वक शालीनता से अपने मत का प्रयोग किया और इसमें अभी हमारी चुनाव की घोषणा होनी है, जिसमें राजेश रावत विजयी अध्यक्ष के लिए हुए और कोषाध्यक्ष के लिए गणेश सिंह रावल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए और बाकी समस्त उम्मीदवार जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभी जो व्यापारी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे चुना है और पिछले 3 वर्षों में जो हमने काम किया उसी का फल आज हमारे पूरे इस संगठन को मिला है। और मैं सभी व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहूंगा आने वाले समय में, और जो कार्य हमने पिछले 3 वर्ष किए उसी प्रकार के कार्य आगे हम करते रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक अहम और सराहनीय पहल सामने आई है, जहां खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड, नेस्ले इंडिया और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रोजेक्ट सर्व सेफ फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ उनकी आजीविका बेहतर होगी बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सकेगा। नैनीताल में इस परियोजना के तहत 60 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को FOSTAK यानी कि फास्टैग ट्रेनिंग दी गई है और इस प्रशिक्षण में साफ सफाई, सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग, व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं नगर पालिका में आयोजित प्रोजेक्ट सर्व फूड सेफ फूड न सिर्फ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए बल्कि आम जनता की सेहत के लिए भी एक बड़ी और सकारात्मक पहल साबित हो रहा है। ये आज जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत सरकार और नेस्ले इंडिया लिमिटेड और जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है नासवी, तो इन सबके सहयोग से ये रामनगर में जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके लिए ये फूड सेफ्टी का 1 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम है, जिसमें जो है जो रामनगर शहर में और शहर के आसपास जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो चाय बेचते हैं, मैगी बेचते हैं, मोमो बेचते हैं या अन्य कोई भी अपने स्ट्रीट में अपने कार्ट में जो भी खाद्य सामग्री बेचते हैं,
तो उनको फूड सेफ्टी के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।